अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ज़राअत में खाद और बीज की बहुत अहमियत है, लेकिन अजीब मसला ये होता है कि जब भी काश्तकार को खाद और बीज की ज़रूरत होती है तो उसकी या तो किल्लत हो जाती है या वो महंगे दामों मिलता है। मुल्तान में और जनूबी पंजाब में इस वक्त सूरत हाल क्या है, और इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह चौधरी मोहम्मद अनवर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं राना इकबाल सराज साहब, जो फर्टिलाइज़र डीलर हैं साउथ पंजाब के सबसे बड़े, और इसके साथ साथ पुराना नाम सीड डीलर्स में फयाज महमूद साहब का सराज एग्रो से उनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले चौधरी अनवर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। काश्तकारों को इस वक्त खाद और बीज के हवाले से किन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक खाद का तल्लुक़ है, डीएपी की गंदम काश्त हो चुकी है, डीएपी की ज़रूरत नहीं है, यूरिया की ज़रूरत है, और यूरिया भी एक एक बार गंदम में डाल ली गई है। सबसे बड़ा मसला जो काश्तकार को है वो उसकी कीमत का है। खाद की कीमत इस कदर ज़्यादा हो गई है कि काश्तकार में सकत ही नहीं है कि वो ख़रीद के अपनी गंदम की फसल में डाल ले। अब बेचारा क्या कर रहा है, बग़ैर खाद के पानी लगा रहा है, जिसका नुकसान काश्तकार को भी होगा और इस मुल्क को भी होगा। मुल्क को ये होगा कि जब काश्तकार की पैदावार कम होगी तो जो गंदम आटे का बहरान आया है ये मज़ीद बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर जो होगा गंदम के सीज़न पे आके गंदम ख़रीद करके स्टॉक कर लेगा। ये हुकूमत को 1600 रुपये मन नहीं देगा कोई गंदम। ये कौन सा इंसाफ है कि सिंध में 2000 रुपये मन गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया है, पंजाब में 1600। क्या पंजाब में खाद सस्ती है? क्या पंजाब में बिजली मुफ्त है? ये जब तक सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जब तक रेट 2000 रुपये मन नहीं होगा, ना किसान गंदम डाल सकेगा, गंदम में खाद डाल सकेगा, और ना अभी तो रस्ट का मौसम शुरू होने वाला है। जो पहले गंदम पे स्प्रे नहीं हुआ करती थी, अब 3-3 स्प्रे करने पड़ते हैं, तब जाके गंदम की फसल तैयार होती है। जहाँ तक बीज का तल्लक है, पहले ये पता करें कि ये बीज की प्राइस कंट्रोल कौन करता है। ये प्राइवेट कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने मेरे किसान को लूटने का ठेका ले रखा है। क्या हुकूमत नाम की कोई चीज़ है? हुकूमत कहाँ सोई हुई है? वो काश्तकार के मसले मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं देती। आज 10 किलो का थैला मकई के बीज का 11,000 रुपये में मिल रहा है। हमारी 40 केजी की कीमत जो मकई की है वो 1500, 1200, 1400 है। 11,000 का थैला लेके पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? पोटाश महंगी, डीएपी महंगी। डीएपी के पोटाश के बगैर मकई की पैदावार ही नहीं आती जी। दोनों इस वक्त 4600 रुपये फी बैग मार्केट में है। आप कह रहे हैं कीमत ज़्यादा है खाद की? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कीमत इस कदर ज़्यादा है कि बेचारा किसान ख़रीदने की कुव्वत ही नहीं रखता। चलिए, अगर कीमत ज़्यादा किसान वाकई नहीं ख़रीद पा रहा तो इसका इम्पैक्ट फर्टिलाइज़र मार्केट पे भी आना चाहिए। तो राना इकबाल सराज साहब, ये जो से बात कर रहे हैं कि इस वक्त किल्लत भी है और महंगा भी मिल रहा है, कहाँ किस तरह ये मार्केट इस वक्त महंगी, इसका रेट क्यों खाद का ज़्यादा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये देखिए जी, हमारे मुल्क में इस वक्त फर्टिलाइज़र पे मेरा ख्याल हम इंपोर्ट करते हैं डीएपी को, और जो प्राइस है इंटरनेशनल प्राइस बहुत बढ़ गई है। हमारा यहाँ पर तकरीबन 7 लाख टन डीएपी हम लोग बना रहे होते हैं, बाकी 14-15 लाख टन हम बाहर से मंगवाते हैं। सीज़न तो अब ख़त्म हो गया, गंदम पे डल चुकी है, लेकिन भाई इंटरनेशनल मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर कंपनियाँ भी परेशान हैं और डीलर भी परेशान हैं, क्योंकि जो बोरी हम 3200 में उस टाइम दे रहे थे फार्मर को, आज वो बोरी तकरीबन 4500-4600 की हो गई है। जी बिल्कुल। उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आ गई, और दोनों तरफ से ज़िम्मेदार भी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, परेशानी की बात है, और कंपनियों के लिए भी परेशानी की बात है, और डीलर के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। जो
डॉलर है वो इतना हमारा 160 बाट बाट 62 रुपए का इस टाइम डॉलर का रेट है, तो ये काफ़ी मुश्किल वक्त है। डीलर्स पर डॉलर की वजह से मुश्किल वक्त है? नहीं, इसमें तो सब लोग इसके अंदर जो है ना जी, फरीक जितने भी हैं वो सब मुतासिर वो हो रहे सब हैं। मुतासर हुए हैं, सही। क्योंकि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलें, अब जो बात कर रहे हैं कि खाद डाले बगैर पानी दिया जा रहा है, खाद अगर मैसर नहीं होगी, अगर आप ये समझते हैं वो ले नहीं पा रहा, कितना इम्पैक्ट पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा कि इन दिनों में सीज़न में कपास अगर खाद लोग नहीं ले रहे, कम लेना कम शुरू किया उन्होंने, कैसा है? ठीक है, बिल्कुल आपकी जो खपत बिल्कुल- कम हुई है, बिल्कुल ऐसा है। सेल कम हुई है हमारे आपकी? फार्मर के पास पैसे नहीं है, नहीं, सेल कम हुई है आपकी? 100%। देखिए भाई, जब बोरी 4500 की हो गई, हाँ। तो वो बेचारा क्या करता है, वो नहीं डालता और पानी लगा देता है, सही है। क्योंकि महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। इसकी हमारी क्रॉप भी कम होगी, हमारा जितना भी बिजनेस, हमारे एग्री बिजनेस, वो सारा मुतासर होगा। बिल्कुल ठीक है। सब लोग परेशान होंगे इससे, कीमत ज़्यादा है और उसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट भी है। ये लोकल तो हम लोग डीलर जितना भी इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 100 रुपये या 50 रुपये कम ही बेच रहा होगा अपनी कीमत से। जो कीमत इस वक्त बन चुकी है उससे कम बिक रहा है माल, क्योंकि वो मार्केट में तो उस तरह तो कोई डिमांड ही नहीं है उसकी। फसल भी हमारी काश्त हो चुकी है, पर प्राइस इंटरनेशनल मार्केट आज मैं $500 की मार्केट हो चुकी है इस वक्त डीएपी की, डैप्स की। तो आप देख लें कि प्राइस क्या बनती है। सही। तो मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन हल क्या है? मतलब आपका अपनी कंपनीज के ऊपर भी कोई डीलर्स का भी दबाव होता है कि जी क्या प्रेशर नहीं, हमें मेरा नहीं फेस ख्याल- करना पड़ा है मेरा नहीं फार्मर्स की ख्याल तरफ से? ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब लोग हम सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। कभी भी इस तरह नहीं होता कि कोई भी फार्मर के साथ मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे फार्मर को फ़ायदा हो, कंपनी चाहती है कि फार्मर को फ़ायदा हो। ये 100% हम सब लोग, अच्छा, हर कोई ये चाहता है कि फार्मर का फायदा हो, फायदा आप ये हो, कहते हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर मैं चौधरी नमर साहब की तरफ आऊँगा। मेरे पास मैं इस पे बात करते हैं कि जी सब चाहते हैं, तो फिर मसला कहाँ पे? इस पे बात मसला करेंगे, इसमें सब लेकिन मैं देखिए- फयाज साहब से ज़रा बात करूँ, इस सवाल के जवाब में बाद में आते हैं। फयाज महमूद साहब, इस वक्त मकई का सीज़न है और 25% तकरीबन काश्त हुई है मकई। बीज महंगा हुआ है और इसके साथ साथ शॉर्टेज भी है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह जो है वो खपत है। पिछले 2-3 साल से मकई की तरफ फार्मर्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स मकई की फसल से अर्न कर रहा है बनिस्बतन दूसरी फसलों के। सही। इसलिए फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा मकई लगाना चाहता है। अब इसमें शॉर्टेज इसलिए आती है कि मकई का जो सीड तैयार करना होता है, ख़ास तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियां 2 साल पहले आर्डर देती हैं, फिर इसकी प्रोडक्शन होती है। यकदम मल्टीनेशनल कंपनियां या लोकल कंपनियां बीज ज़्यादा नहीं बना सकती, इसलिए इसकी शॉर्टेज पैदा हो रही है। अभी दूसरा बड़ा मसला ये आ रहा है कि खपत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन बाहर से इंपोर्ट उसी लेवल से आ रही है जितनी पिछले 2-3 साल से आ रही थी। इस वजह से कंपनियों के रेट में भी थोड़ा सा मसला आ रहा है और शॉर्टेज की वजह से मार्केट में थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो रहा है। कोशिश कंपनियां कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर कॉर्न का सीड मुहैया कर दिया जाए, लेकिन कुछ इंपोर्ट्स के मसाइल भी हैं उनको, जिसकी वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है। वो इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस नीचे को आ जाएंगी। अच्छा, जो काश्तकारों की बात है वो ये कहते हैं कि ये जो लेट हो रहा है ये एक स्ट्रैटेजी है, ताकि कम से कम मार्केट में बीज होगा तो उसकी शॉर्टेज की वजह से उसका रेट अच्छा मिलेगा। कुछ इस तरह की भी ग्रोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर आप क्या समझते हैं? इस तरह नहीं होता। कंपनियों का अब ये मकई का पीक सीज़न है, अगर कंपनियां इस तरह माल रोकेंगी तो उनका स्टॉक कैरी ओवर हो जाता है और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कंपनियां कभी भी ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करती। जब पीक सीज़न होता है तो कंपनी की कोशिश होती है कि माल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। अगर कंपनियों के पास माल बच जाए तो अगले साल तक उसकी एक तो जर्मिनेशन कम हो जाती है,
फिर स्टोरेज के खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कंपनी के, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये मैं नहीं समझता कि कंपनियों ने कोई मसनूई शार्टेज पैदा की हुई है, ये बाहर से कुछ सप्लाई का थोड़ा सा आपके मसला सप्लाई है। का अच्छा, आप इस दफ़ा डिमांड ज़्यादा है इस, अगर आप समझते हैं जैसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कॉटन ग्रो शिफ्ट हो रहा है मक्की पे चीज़ों पे, तो आपको अंदाज़ा था, ये कंपनी को अंदाज़ा था कि ये हमारे इतने % इस दफ़ा मार्केट बढ़ेगी सीड्स की, तो उस अंदाजे के बगैर पिछले साल के तखमीने पर आ गए आप लोग? बीज का जो ऑर्डर है वो 2 साल पहले देना पड़ता है। कंपनी फौरी तौर पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। कंपनी कोशिश करती है कि पिछले साल की डिमांड को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, लेकिन बाहर जो कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं वो हर मुल्क के हिसाब से उनका कोटा फिक्स होता है सही। और वो उतना ही मिलना होता है। यकदम ये अब अगर कंपनी ऑर्डर देंगी तो ये 2 साल बाद जो है मिकदार को बढ़ा सकते हैं, फौरी तौर पर ये कोई काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब चौधरी अनवर साहब, इस दफ़ा तो ये मसला इस साल ही नहीं अगले साल तक भी ये मसला रहेगा। मकई के काश्तकारों को, उनको ये शॉर्टेज रहेगी और उस शॉर्टेज का फ़ायदा बहरहाल इस बिज़नेस से वाबस्ता लोग तो उठाएंगे। गुजारिश ये है कि पायनियर के बीज के थैले की कीमत पिछले 2 साल 8,000 रुपये 10 kg की थी, आज 11,000 हो गई। जी, पायनियर का दिमाग ख़राब है कि वो सप्लाई बढ़ाए और 8,000 में बेचे। 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मुनाफा उसको एक थैले पे मिल रहा सही, है, उसका पिछले सालों से कई गुना मुनाफा बढ़ गया, सही, सही। तो वो तो शार्टेज शो करेंगे। बाकी अच्छा, जहाँ हम तक कंपनियों का नाम इसलिए नहीं ले रहे, या आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उसकी ये वजह नाम उनका इसलिए कंपनी- है क्योंकि ये मेन नहीं, कंपनी वही है। नहीं, मैं ये बात करूँ, मेन में- कंपनी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है ताकि वो भी एक अपना मौक़िफ़ दे सके। तो सिर्फ नाम न लें, बाकी आप किसी भी उसका उसको मेंशन करें। चलो, गुजारिश ये है हाँ जी, कि जुल्म देखे मेरे किसान के साथ। गंदम मेरा किसान पैदा करता है, सब्सिडी फ्लोर मिल को देते हैं। गन्ना मेरा किसान पैदा करता है, सब्सिडी शुगर मिल को देते हैं। अगर यही सब्सिडी खाद पे दे दें, ये 4500 बोरी है, अगर 500,000 रुपया खाद पे सब्सिडी दे दे, कितना बजट बढ़ेगा? चंद अरब, 5 से 10 अरब रुपए का गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा। सही। वो गंदम मतलब आप सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, किस वक्त कब मिलनी चाहिए, किस फसल पे मिलनी चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि ज़राअत में खाद और बीज की जो अहमियत है उसके हवाले से इस वक्त जो ज़रूरत होती है, जब भी तो काश्तकार एक मुश्किल वक्त में होता है। इस वक्त मकई के काश्तकार भी मुश्किल वक्त में है, जो खाद की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, बीज की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो जो बात हो रही थी कि सब्सिडी दे हुकूमत, कैसे मदद कर सकती है, चौधरी से ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की थी, क्या मैकेनिज़्म हो? मेरे ख्याल है खाद पर तो पिछले साल कॉटन सीजन में भी अनाउंस हुई थी सब्सिडी, जिसमें वाउचर सिस्टम आ रहा था, चीज़ें थी, उसमें आप क्या कहते हैं? 1 रुपया नहीं किसी को मिला। ये सब फ्रॉड है वाउचर सिस्टम। ये 500 रुपये का डाल देते हैं और जब हम स्क्रैच करके फ़ोन करते हैं तो आगे से जवाब आता है सारी रॉन्ग नंबर। ये सब फ्रॉड है। हमारे पैसे वोचर वाले कौन खाता है, कौन खा रहा है, उस चोर डाकू को तलाश करो। हमारी तो इतनी हमारे देखें ना, अभी ये इकबाल सराज साहब ने फरमाया कि कंपनी भी किसान की खैर खा है, डीलर भी खैर खा है, हुकूमत भी खैर खा, किसान बेचारा फिर भूखा मर रहा है। इतने खैर खा होने के बावजूद किसान के घर जो खुद गंदम पैदा करता है, आज आटा बाजार से कीमतन खरीद के लेके आता, वो भी लाइन में मिल रहा है आटा। बाहर जाके हालात तो देखो। अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर पे सब्सिडी मिल रही है, क्या पाकिस्तान में नहीं? अगर इंडिया में सब्सिडी छीनी गई तो किसान बैठे हैं 3 महीने 4 महीने हो गए हैं दिल्ली को घेरा डाल के। यहाँ का तो किसान बेचारा इस कदर कमज़ोर है कि वो तो हफ्ता भी नहीं बैठ सकता, उसके पास राशन के पैसे नहीं है, उसके पास किराए के पैसे नहीं कि लाहौर चला जाए। इकबाल सराज साहब, जो शिकायत कर रहे हैं काश्तकार तंजीम के रहनुमा की हैसियत से चौधरी अनवर साहब, आप क्या समझते हैं कि मसला हुकूमती पॉलिसी पर है? जैसे अभी बात की कि सिर्फ ग्रोअर मसाइल में रहता है, आपने कहा कि हुकूमत भी ठीक कर रही है,
खाद डीलर भी ठीक हैं, मैंने हुकूमत की बात नहीं कंपनी भी ठीक है। देखिए, मैंने हुकूमत की बात नहीं की। 100% इस हुकूमत को तो काम ही नहीं आता, एक बात। दूसरी बात ये है, जो सब्सिडी का इशू है वो बिल्कुल मैं चौधरी साहब से इत्फाक करता हूँ, उसमें 100% गलत हो रहा है। देखिए, एक मेरा फार्मर है, पहले तो अनपढ़ है वो वोचर लेके जाता है किसके पास, उस महकमे को फ़ोन करता है। भाई तरीक़ेकार क्या है ये, आप सीधी सीधी उसकी कीमत कम करें। और अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम बना दिया है, कौन उस पर, यहाँ भाई कौन सा सिस्टम है जो लोग उस पर अमल करते हैं? आप देखें, जुल्म है ये। मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात से 100% कि ये जुल्म है कि हम सब्सिडी को कहाँ किसको दे रहे हैं। अगर सब्सिडी जा रही है तो किसी और के पास जा रही है, सब्सिडी मेरे किसान को नहीं मिल रही। ये इनकी बात कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आज बर्बाद हो चुकी है। मेरा जिम्मेदार उसके पास वो गंदम जो वो उगा रहा है वो उसके पास नहीं है, सीड उसके पास अच्छा नहीं है। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैंने ना जब इस सारे काम में, मतलब मैं पूरी दुनिया में गया, मैंने एग्रीकल्चर को बड़ा इसके अंदर जाके इसको समझा कि ये क्या क्या मसले मसाइल है। तो उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पर ये है कि मेरा फार्मर सबसे पहले उसको अपना जो वो काम कर रहा है उसको उसके पैसे नहीं मिलते पूरे। वो किसी भी तरह से, देखिए उसकी फसल होती है, देखिए उसके जो सबसे अहम मदाखिल होते हैं उनमें खाद है नहीं और बीज उसमें है। उसमें नहीं, उसमें सॉइल है, जमीन है उसकी जी, उसके बाद खाद है, उसके बाद बीज है, उसके बाद दवाई है, स्प्रे है। अच्छा, फिर ये हमारा जो महकमा है इस वक्त, इनके पास इतना स्टाफ है। आप मुझे कोई एक फार्म दिखा दे जो इन्होंने फार्मर को एजुकेट किया, फार्मर को ये पता हो मैंने खाद का इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने बीज का इस्तेमाल वैसे उन्होंने सिस्टम होता है चौधरी अनवर साहब, मैं शायद बात की तस्दीक कर सके, वो नुमाइशी प्लाट मेंशन जरूर कर दें। सिर्फ पता क्या है, देखिए आप इसको, एक मौजा है, उस मौजे के अंदर कौन सा मौजा मुझे बता दें जो वहां पर फार्मर हो, उसको अपना काम के लिए उसके पास कोई बंदा उसको बता रहा हो कि भाई तुमने ऐसे काश्त करना। ज़राअत के फील्ड ऑफिसर जाते हैं सर, वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ कि वो जाते हैं, लेकिन ये लोग, इनको पैसे देने चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर फैसिलिटेट करना चाहिए, आप जो बात कह रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फंड देने चाहिए, इस तरह ही जिम्मेदार को सब्सिडी मिलनी चाहिए। और ये जो प्राइस है ना भाई, ये दुनिया में बढ़ रही है। अब इसके ऊपर हम शोर डाल रहे हैं कि यार प्राइस बढ़ गई है, प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। भाई प्राइस कंट्रोल इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ है, हम इसको कंट्रोल कितना कर सकते हैं? हम अपने फार्मर को कारोबार के अंदर लेके आए, उसको जिंदा करें, उसको सपोर्ट करें। जो सब्सिडी वाली इनकी बात है, मैं कहता हूँ ये जुल्म है। उसको 1000 रुपये भी अगर मिल रहा है तो उसकी जेब में नहीं आ रहा, वो किसी और जगह जा रहा है। उसको एक कूपन पे डाल दिया, उस कूपन के जरिए वो बेचारा कूपन ले किस जगह जाएगा, किसको बताएगा, किसको सुनाएगा? वो अपना वो 1000 रुपये मुझे मिल जाए, वो मिलेगा ही नहीं उसको। कोई एक बोई लेने वाला, कोई 2 बोई लेने वाला, अगर वो एक बोई खरीदता है तो वो किसके। अच्छा, फिर ये जो कीमत है, ये सारी की सारी फार्मर के पास जब पैसे नहीं होते, वो अपनी खाद नहीं डाल सकता। अगर हमारे बैंक्स हैं, हम उनको कहें कि भाई फार्मर को लोन दें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लोन मिलता है, तो मेरे फार्मर को लोन मिलना चाहिए, उसकी फसल के टाइम के उसको पैसे मिल जाएं, वो अपनी खाद की बोई डाल ले या अपनी बीज ले ले, या ऐसी कमेटियां बना दें जो हर इलाके के अंदर ऐसी कमेटियां मौजूद हों जो फार्मर के साथ देखें, उसको एजुकेट भी करें, उसको कारोबार के अंदर भी सपोर्ट करें। अब वो फसल उगा रहा है, मक्की कई जगह खराब हो रही है, नीचे पड़ी है, उसकी ज़ाया हो रही है, वो बेचारा नुकसान करता है उसमें, उसके पास जगह रखने की नहीं होती, उसके पास उस तरह की मशीनरी वैसी नहीं है जो मशीनरी होनी चाहिए। तो इस इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये तो आंखों पे पट्टी मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। आपकी बात से अगर मैं इसका खुलासा बयान करूं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं चौधरी साहब से भी, लेकिन आपसे भी। लेकिन फयाज साहब, आप क्या देखते हैं कि ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ सीड की अवेलेबिलिटी भी एक इशू होता है?
ये तो आप क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं कुछ फसलों में, लेकिन ख़ासतौर जब हम कॉटन में आते हैं तो उसमें तो कोई मल्टीनेशनल इन्वॉल्व नहीं है और उसमें तो लोकल सीड ही है। क्या मसला है कॉटन सीड के साथ? इसका फेलियर, कॉटन का फेलियर की बड़ी वजह कॉटन सीड को करार दिया जाता है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल सही बात आपने की। ये एक बहुत बड़ा इशू है मुल्क के अंदर कि हमारे यहाँ कपास की कोई ऐसी वैरायटी नहीं जो ज़मींदार को एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, कोई ऐसी वैरायटी लॉन्च करने की ज़रूरत है जिससे ज़मींदार की पैदावार बढ़ जाए और उसको इसमें मुनाफा फसल में नज़र आए। इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि एक तो कॉटन की वैरायटी कोई अच्छी नहीं आ रही। दूसरी वजह ये है कि जो वैरायटियाँ आ रही हैं उनमें रेजिस्टेंस है बीमारियों के ख़िलाफ़। जी ठीक है। ऐसी दवाइयाँ मौजूद नहीं जो उन बीमारियों को फौरी तौर पे कंट्रोल कर सकें। सही है। हमें ज़रूरत है ऐसे केमिकलों की जो फौरी तौर पे जैसे बीमारी आए उसको कंट्रोल करें, या ऐसे बीजों की ज़रूरत है हमें जिनके ऊपर पेस्ट का अटैक ही कम हो। सही। ना पेस्ट होगा ना हमें इतनी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उससे एक तो माहौल भी हमारा साफ़ सुथरा रहेगा, एक ज़मींदार को परेशानी भी नहीं होगी। ज़मींदार को बड़ी परेशानी उस वक्त होती है जब उसकी फसल पे कीड़ा लग जाता है। जी जी। और उस वक्त उसके पास पैसे नहीं होते, वो लोग मार्केट से दवाई नहीं खरीद कर सकते क्योंकि ज़मींदार की हालत इतनी अच्छी नहीं है। खुसूसन कपास के काश्तकारों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि उनके पास पैसे हों। अब वो क्या करते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास बीमारियों का हमला शिद्दत इख्तियार कर जाता है और वो साथ वाली फसलों पे भी चला जाता है। सही। एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेती है बीमारी, फिर उसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें हमारे महकमों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, ज़मींदार की माली इमदाद भी करनी पड़ेगी, महकमों को पेस्ट स्काउटिंग के लिए ज़्यादा जाना पड़ेगा ताकि ऐसा कोई ज़मींदार अगर किसी मौजे में है तो वो उसको फौरी तौर पे कहीं ना कहीं से या गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से कर्ज की सूरत में किसी बैंक के लोन की सूरत से महकमा उसको गाइड करे कि भाई इस फसल को जल्दी कंट्रोल करें बीमारी को, ताकि दूसरे काश्तकार इससे मुतासिर ना हो। हमारे ज़मींदार का मसला ये है उसके पास पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए कि जब बीमारियों का हमला हो तो ज़मींदार के लिए सब्सिडी या कर्जा जात या कोई और फैसिलिटीज़ या महकमे की तरफ से कोई ऐसी चीज़ उनको दी जाए ताकि उस इलाके की बीमारी को उस इलाके में कंट्रोल कर लिया जाए। देखिए आप जो बात करें, लेकिन फिर हम सीड पे अगर फोकस करें, आपने तो फर्टिलाइज़र पे भी चले गए, आप पेस्टिसाइड पे भी चले गए। अच्छा सीड, कॉटन का अच्छा सीड प्राइवेटली मैसर होता है आप लोगों को और आप उसे दे रहे होते हैं काश्तकार को, ये इस दफ़ा कोई मसला है? इसमें भी 2 इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर पहले तो है सर्टिफाइड सीड। जी। सर्टिफाइड सीड वो होता है जो कंपनियां हमें टैग के साथ फेडरल सीड के इशू करती हैं। दूसरा मसला होता है फेक सीड का। अब फेक सीड में क्या होता है, लोग घर का बीज बनाते हैं, एक मौजे का नंबरदार घर बीज बनाता है, उसने ना उसको टेस्ट किया, ना उसकी बीमारियां चेक की, ना उसकी जर्मिनेशन चेक की, और वो अपने इलाके के लोगों को उधार देना शुरू कर दिया। अब जमींदार ने ज़मीन भी तैयार की, पानी भी उसको लगाया, लेकिन उसके पास बीज जो था वो नंबरदार का आ गया और वो उसकी जर्मिनेशन है ही नहीं। उसने तो लगा दिया, लगाई के भी पैसे दे दिए, खखराजात भी सारे कर दिए, खाद का इस्तेमाल भी कर दिया, लेकिन जब वो पौधा ग्रो ही नहीं करेगा तो उसका तो डबल नुकसान हो गया। आपकी जो एसोसिएशन है या आपके जो डीलर्स हैं वो क्या देखते हैं कि कितने % जो है जो गैर रजिस्टर्ड सीड कॉटन में इस्तेमाल होता है अंदाज़न?
इसकी सही फिगर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ऑलमोस्ट 20% जो है वो जमींदार को जो है नाकिस बीज अनरजिस्टर्ड मिलता है। अनरजिस्टर्ड मिलता है। वो सीड डीलर से बीज नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। वो अपने इलाके के लोगों से ही खरीद लेता है, जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन नहीं होती और फिर इश्यूज बनते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सही। तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें देखें तो चौधरी अनवर साहब, आपके जो फार्मर है वो अनरजिस्टर्ड जो है वो बीज क्यों यूज़ करता है मुख्तलिफ फसलों में, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम बात करें खाद और बीज की, तो यहाँ पे गैर मियारी खाद और गैर मियारी बीज की भी बात होती है और हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी अनवर साहब, हमने आपसे बात की थी कि अनरजिस्टर्ड जो सीड्स हैं मुख्तलिफ फसलों में और ख़ास तौर पे कॉटन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आपका फार्मर्स का प्रेशर हुकूमती इदारों के ऊपर क्या है? अनरजिस्टर्ड बीज वो काश्तकार ख़रीदता है जो माली तौर पे बहुत कमज़ोर होता है, वो नकद नहीं ख़रीद सकता। उसको अनरजिस्टर्ड बीज, जैसे मेरे भाई ने कहा, नंबरदार बनाता है चक्का, वो उसको उधार 2 पे दे देता है। उसको नहीं पता होता कि ये जो बीज मैं काश कर रहा हूँ ये आखिर में मेरे साथ क्या होगा। वो उससे ले लेता है 2 पे उधार लेके काश कर लेता है। जहाँ तक मकई के बीज का तल्लक है, ये साहिवाल में मेज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कई मुरब्बों पे मुश्तमिल है। गवर्नमेंट का उसका काम हाइब्रिड सीड बनाना है। कभी आज तक गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि इसने क्या तैयार किया? ये फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में मेज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैं खुद कई बार विज़िट करके आया हूँ, और उधर वो लगाते हैं मकई, क्या उन्होंने कोई हाइब्रिड दिया है? जब सारा डिपेंड मल्टीनेशन कंपनी पे होगा तो मल्टीनेशन कंपनी अपनी मर्जी की कीमत रखेगी। इंडिया में जितनी मल्टीनेशन कंपनी बीज तैयार करती हैं वो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक रेट भी बनाती हैं। सही। पाकिस्तान में मल्टीनेशन कंपनी खा बाहर से बीज मंगवाती है या मुल्क से तैयार करती हैं, वो रेट अपनी मर्जी से रखती हैं। गवर्नमेंट का 1% भी उसमें रोल नहीं है। आज तक गवर्नमेंट को उन्होंने ये भी नहीं इन्फॉर्म किया कि मैं 10 kg का इस साल मकई के बीज का क्या रेट मुकर्रर कर रही हूँ। ये तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो हाइब्रिड तैयार करें। अगर उनके पास माहिरीन है, माहिरीन मंगवा लें। ये कोई मुश्किल काम है? कॉटन क्यों फेल हुई? 2 मेन रीज़न। एक बीज नहीं है, अगर बीज है कोई काश कर लेता है तो दवाई नहीं है जी। अगर दवाई मिलती है तो वो 2 नंबर नहीं, कोई 100 नंबर मिलती है। कोई 12 स्प्रे करता है, कोई 14 स्प्रे करता है। सफ़ेद मक्खी के खिलाफ सफ़ेद मक्खी नहीं मरती, कपास का पौधा काला होके वो मर जाता है। तो जब तक ये पेस्टिसाइड कॉटन में बीज का मसला हल नहीं होगा, जनूबी पंजाब में कभी खुशहाली नहीं आएगी। जब जनूबी पंजाब में कॉटन की फसल सबसे आला होती थी, काश्त होती थी, जनूबी पंजाब का काश्तकार खुशहाल था। अब जब से कॉटन गायब हुई है, जो ख़ास तौर पे देहात की औरत का रोज़गार सिफर हो गया है। जो ये आस लगा के बैठी होती थी कि कॉटन की फसल आएगी, मैं चुनाई, जिस घर में 4-5 औरतें थी, चुनाई करके किसी ना किसी बच्ची बेटे का शादी कर देती थी। आज तो वो बेकार बैठी है, बेरोजगार बैठी है। किसान के पास अल्टरनेट है ही नहीं है। जनूबी पंजाब मकई का इलाका ही नहीं है। यहाँ पे मकई काश्त इतनी नहीं होती जितनी शुमाली पंजाब में होती है। ये हमारे लेकिन पिछले 3 सालों में काफ़ी परसेंटेज बढ़ी है मकई की पैदावार। खुद मुल्तान डिवीजन में काफ़ी बड़ी तादाद वो अमरे मजबूरी और काश्तकार क्या काश्त करें, मुतबादिल फसल नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं अल्टरनेट नहीं है। जब अल्टरनेट नहीं होगा तो फिर वो कोई तो फसल काश्त करेगा ना जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सही। तीसरा जो बहावलपुर डिवीज़न है जिसमें गन्ना सबसे ज़्यादा काश्त होता है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो गन्ने का एरिया ही नहीं है। जब गन्ना काश्त होगा तो रकबे में नमी होगी तो पेस्ट कभी कंट्रोल नहीं होगा। पेस्ट
उससे ये दूसरी एक बहुत क्रॉप पे ऊपर शिफ्ट की होगी। पॉलिसी लेवल पे बहुत सी चीज़ों तो को जब तक पॉलिसी करने की दुरुस्त जरूरत नहीं है। होगी जी, तो कुछ मुल्क कैसे चलेगा, काश्तकार कैसे अच्छा, इकबाल चलेगा। साहब ने एक बात की थी कि इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए ज़राअत को। आप समझते हैं कि आपके लेवल पर जो लोग हैं वो किस हद तक इस बात के हक़ में हैं और उन्होंने क्या किया है? देखिए सर, मैं अभी मेरा ताल्लुक इसी एग्रीकल्चर से ही है। अब हमारा फार्मर जितना भी पाकिस्तान में किसी भी खित्ते में है, उसके पास मशीनरी के इशू हैं, उसके पास इंडस्ट्री नहीं है। अगर मक्की हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा यूज़ क्या है? या उससे वंडा बन रहा है, या उससे जाके मुर्गियों का फीड बन रहा है। दुनिया में एथनॉल बन रहा है इसी कॉर्न से। आप देखिए ना कितनी बड़ी। अच्छा, जो इस वक्त मकई हम लगा रहे हैं वो हमारी कहाँ, किस तरह से सारी इंडस्ट्री आपके पास अगर हो तो ये सारी मार्केट अरब की आपके पास है। जी, जो बाहर से ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगवाते हैं वो लोग, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, तो हमारे यहाँ से बाहर जा सकती है। इसमें एफ्लाटॉक्सिन, जब हम नीचे, हमारे फार्मर के पास उतने पैसे नहीं है, जरा फर्श बना ले तो वो नीचे उसमें फंगस आता है, एफ्लाटॉक्सिन उसके अंदर, तो वो बाहर भी हम बाहर नहीं बेच सकते उसको। ये जब हमें यहाँ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, ये जो हमारा कम से कम जो भी पंजाब है, इसमें गवर्नमेंट को विदाउट किसी भी उसके कि यहाँ पर इतने टैक्सेस को कम करना चाहिए। सही है। ये फ्री एरिया करना चाहिए, टैक्स फ्री, यहाँ इंडस्ट्री आए। और इस एरिया में मैंगो है, इस एरिया में आप देखें सिट्रस है, इस एरिया में कॉटन हमारी वैसे ही ख़त्म होगी, उस पर हमने कोई इंडस्ट्री पे इतना काम नहीं किया। इस तरह ही हमारा यहाँ पर अब कॉर्न है, अगर आई गई है तो इसकी इंडस्ट्री यहाँ लगनी चाहिए। इस तरह ही फार्मर के लिए जब तक हम उसका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, जी, उसको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, वो गरीब रहेगा। सही। इसको हम पूरा चैनल हमें बनाना चाहिए। और हमारे जितने भी शोबे हैं, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि सबको काम करना चाहिए। अब ये जितने हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उनको जाना चाहिए फार्म पे। वो इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो फार्म के ऊपर जाकर वो काम करेंगे, वो एजुकेशन उनके काम ज़्यादा आएगी। जबकि किताबें पढ़ के मेरा नहीं ख्याल नौकरी करते हैं वो, तो मैं कहता हूँ जुल्म है। अपने माँ बाप की मेहनत भी ज़ाया करते हैं, अपने उस्तादों की मेहनत भी ज़ाया करते हैं। उनको फील्ड में जाना चाहिए। और हमारा जो फार्मर है वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके पास ये सारे वसाइल नहीं हैं, उसको हमें देने चाहिए। आप कहते हैं मसाइल देने चाहिए, लेकिन अगर हम दोबारा सीड्स की बात करें तो फयाज साहब, जो इम्पोर्टेड सीड पे टैक्स कितना होता है आमतौर पे, आप मुश्किल कितना होता है कि उसकी कीमत बढ़ती कैसे, उसका तयन कौन करता है, जैसे पहले बात हुई? इम्पोर्टेड सीड का जो टैक्स का ताल्लुक है, ये तो टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, क्योंकि जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स उसी वक्त लेते इम्पोर्ट हैं, ड्यूटी जो भी होती है लग जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। इनके जो रेट्स का ताल्लुक होता है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट उन्होंने किया है वो खुद करती हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके प्राइस जो है वो अपनी कॉस्ट के मुताबिक ये रखती हैं। सही है। कभी भी ये नहीं होता कि कोई कंपनी कोई डबल रेट पे बेच रही हो। इसमें हर साल कुछ ना कुछ, क्योंकि बाहर से आ रहा होता है, तो हर साल बाहर से कुछ ना कुछ महंगाई हो रही होती है, उसकी वजह से इनको महंगा पड़ रहा होता है। इस वजह से हर साल कुछ ना कुछ रेट इंक्रीज होते हैं। दूसरी बात यह है कि रेट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। जी। रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारे इदारों को इधर पाकिस्तान में रिसर्च करनी पड़ेंगी, कुछ वैरायटियां ऐसी उनको बनानी पड़ेंगी जो मल्टीनेशनल कंपनियों के बराबर पैदावार दें। बिल्कुल सही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ज़मींदार मल्टीनेशनल कंपनियों के बीज पर ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए करता है कि उनकी पैदावार लोकल बीज से ज़्यादा आती है। सही। अब हमारा ज़मींदार मसलन इस साल अगर उसको एक वैरायटी की पैदावार ज़्यादा मिल गई और वो पूरे इलाके में ढंढोरा पीट देता है कि जी मेरी इतनी पैदावार आ गई, तो अगले साल जितना भी अच्छा दूसरी कंपनी का बीज हो वो नहीं खरीदता। सही। वो सब एक ही वैरायटी के पीछे लग जाते हैं। सही। इसकी वजह से कंपनी वो माल पूरा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से
कंपनी को मुश्किलात पैदा होती हैं, उनके मुकाबले में कंपनी की वही वैरायटियां, उसके मद्दे मुकाबिल दूसरी कंपनी की वैरायटियां ज़मींदार इस्तेमाल नहीं करता, सही। जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जब सारा दबाव एक ही वैरायटी पे आप डाल देंगे तो उस वैरायटी को कंपनी कैसे पूरा कर सकेगी? सही। उसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेट में इश्यूज आते हैं। फिर ज़मींदार कहता है जी ये इसका रेट बढ़ गया या ब्लैक हो गया। उसमें ज़मींदार को चाहिए कि अगर उसने एक मुरब्बा काश्त करना है तो कम से कम 3 वैरायटियां उसमें सेलेक्ट करे, ताकि एक वैरायटी के ऊपर उसका बोझ ना डले और ये रेट के इशू ना बने। देखिए, तो उस वक्त है कि इतने क्वालिटी सीड और उसके पास चॉइसेस भी मौजूद हों, जैसे कॉटन में है ही नहीं, तो वहाँ क्या करें? ये उस पर तो पूरा नहीं उतरेगा कॉटन के हवाले से, ये सिनेरियो। बाकी फसलों के हवाले से आप कह सकते हैं कॉर्न के अंदर वैरायटियाज हाँ, हैं, हाँ, कंपनियां मुख्तलिफ हैं, कई कंपनियां इसके ऊपर काम भी कर रही हैं, लेकिन हमारा जमींदार बस एक साइड पे शुरू होगा तो फिर सारे एक ही साइड पे चले जाएंगे। इसको एजुकेशन करने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ वैरायटियां आप काश्त करें ताकि ये रेट के इशूज मार्केट में ना आए। सही से रेट के इशू ना आए। चौधरी अनवर साहब, रेट के इशू आते हैं और आप इस वक्त भी आ रहे हैं, और जैसे एक तजवीज़ इन्होंने दी थी कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए एग्रीकल्चर को। बात बड़ी आसान है कहने में, करने में तो बहुत मसला है। कोई भी हुकूमत इस तरफ जाती नहीं है। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये इसलिए हुकूमत नहीं जाती कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा होना चाहिए ताकि काश्तकार को भी 4 पैसे मुनाफा बेहतर मिल जाए। लेकिन हुकूमत इस तरफ इसलिए नहीं जाती। फिर आप कहेंगे कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं कहा। चलो फिर बोलने दो। इसलिए नहीं जाती हुकूमत इस तरफ कि ये अगर काश्तकार के घर खुशहाली होगी तो वोट इनको कौन देगा? ये जो चोर डाकू MNA बन के बैठे हैं, इनको वोट कौन देगा? ये नहीं चाहती कि काश्तकार के घर में कोई तालीम आए, उसके बच्चे भी पढ़ सकें, उसके बच्चे भी CSP अफसर बन जाए। ये चाहते हैं कि इसके बच्चे खेतों में ही अपने जानवरों को घास काट काट कर डालते रहे और जब इलेक्शन आए तो हमें ये वोट दे दें। चलिए आखिर एक बात करते हैं, मुझे बताएं कि खाद और बीज का जो मार्केटिंग का निज़ाम है उससे आप मुतमईन हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मुतमिन, ना हमें कोई पावर दी है। ये जब तक किसानों को इस मार्केट सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे कभी निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। आप कह रहे जब हैं? खरीदार शामिल होगा डायरेक्ट तो वो पॉलिसी भी बेहतर बनवाएगा। हमें तो शामिल ही कोई नहीं करता, हमसे पूछता ही कोई नहीं है। DAP कीमत बढ़ा दी बाहर की, कहते जी कि एक्सपोर्ट की कीमत जो है बाहर वो बढ़ गई है, तो उसकी बढ़ गई है, तो हमारी गंदम की कीमत क्यों नहीं बढ़ाती? आज गन्ना 300 रुपए मन से फिर 230 रुपए मन हो गया। हमें अपनी मर्जी से गन्ना बेचने ही नहीं दिया। बहावलपुर डिवीजन में काश्तकारों को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया, उनके ट्रैक्टर ट्राली बंद कर दी कि तुम ओपन मार्केट में क्यों बेचते हो, शुगर मिल को गन्ना दो, ओपन मार्केट करें। जब हमें ओपन मार्केट में बेचने की इजाज़त ही नहीं है तो खाद महंगी करते हैं तो उसको कंट्रोल करो, फिर वो तो सस्ती दो हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और फयाज़ महमूद साहब, आपने भी पहली बार हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, बात फिर वही है कि जो इस वक्त अहम तरीन इनपुट है बीज और खाद, उसका म्यारी होना और उसकी मयस्सर होना इस वक्त काश्तकारों के हवाले से सबसे अहम है। और उसकी प्रोडक्शन उस वक्त ही अच्छी हो सकती है जब कम कीमत पर काश्तकारों को ये सब मिल रहा हो। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।